starting with financial management का first chapter which is capital budgeting. ठीक है ना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोग का पहला चैप्टर आज. ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग पता नाम से ही डिकोड कर सकते हैं चैप्टर में क्या सब्जेक्ट में क्या होने वाला है. टू मैनेज योर फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल्स मतलब यहाँ पर क्या होगा? मैनेज व्हाट? मैनेज योर मनी. इसमें दो मैं जब थ्योरी लिखाऊंगा आप लोग को इंट्रोडक्शन का उसमें मैं लिखाऊंगा दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है. एक होता है फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस. एक होता है इन्वेस्टिंग डिसीजंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस? कि आप पैसा कहाँ से प्रोक्योर करोगे. मैनेजमेंट कर रहे हो आप, पहले तो पैसा कहाँ से प्रोक्योर करोगे. आप कहाँ से पैसा प्रोक्योर करना चाहोगे? माने आप लोन से लोन ले सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर इशू कर सकते हो, लोन ले सकते हो. आप कहाँ से लोन लेना चाहोगे बताओ? जहां पर सबसे कम खर्चा लगे. क्योंकि आपको इक्विटी शेयर इशू करना पड़े तो क्या देना पड़ेगा साल के एंड में? डिविडेंड. प्रेफरेंस को क्या देना पड़ेगा आपको? डिविडेंड. डिबेंचर क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट. लोन को क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट. तो पैसा तो हर जगह से ही आ रहा है बट आपका आउटफ्लो भी तो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड. तो जहां पर सबसे कम खर्चा लगेगा आप चाहेंगे वहां से पैसा प्रोक्योर कर लिया जाए. वो क्या हो गया? फाइनेंसिंग डिसीजंस. उसका एक चैप्टर का नाम हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो करेंगे. आज जो हम लोग चालू कर रहे हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 20 मार्क्स. 10 मार्क का दो क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल. दिस इज कैपिटल बजटिंग माने इन्वेस्टिंग डिसीजन. अब आप पैसा प्रोक्योर कर लिए किस क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए. पैसा तो आपने प्रोक्योर कर लिया, अब आप क्या करोगे? इसको इन्वेस्ट करोगे. कहाँ इन्वेस्ट करोगे? जहां पर आपका बेसिक रिटर्न आएगा. आपको सामने दो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं. 10 कितना इन्वेस्टमेंट मांग रहा है? 10 लाख. अब आप इसका पता करोगे रिटर्न्स कितना है. सपोज आपको दो प्रोजेक्ट दिख रहा है ए एंड बी. प्रोजेक्ट ए इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख. प्रोजेक्ट बी इन्वेस्टमेंट 10 लाख. अब आपके पास 10 लाख रुपया ही है तो आप कितना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो? एक प्रोजेक्ट में. तो आप क्या देखोगे कि ए से कितना रिटर्न आ रहा है, बी से कितना रिटर्न आ रहा है. जिसमें ज्यादा रिटर्न आएगा यू गो फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो बेसिकली दिस चैप्टर विल टीच यू व्हाट? वेयर टू इन्वेस्ट. हाउ टू फाइनेंस नहीं, कैसे पैसा आएगा ये नहीं, ये अलग चैप्टर है. अभी हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? आपके पास पैसा है, अब आप क्या कर रहे हो? उसको इन्वेस्ट. और जहां रिटर्न बेसी आएगा आप वहां पर इन्वेस्ट कर दोगे. तो वहीं पर ब्रैकेट्स में लिख लो दिस इज एन इन्वेस्टिंग डिसीजन. ब्रैकेट्स में लिख दीजिएगा दिस इज एन इन्वेस्टिंग डिसीजन. इस चैप्टर को चालू करने के पहले हम लोग को दो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा तो वो हम लोग चालू करेंगे अभी. पहला कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो. ये मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, पहले कॉपी करो बस. कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो.
दोनों केस कॉपी करिए। कॉपी कर लिए सब? आइए डिस्कस करते अब क्या हो रहा है। पहला केस एंड दूसरा केस में बताओ क्या डिफरेंस है। एक सेकेंड। बताइए पहला केस और दूसरा केस में क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोग को? क्या मिसिंग है? यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है। और कोई डिफरेंस दिख रहा है? पहला केस में देखते हैं प्रॉफिट टैक्स इस पे दिया जाता है, पता है? प्रॉफिट पे कितना इनकम था? 500। 3 खर्चा है और माइनस करते हैं। 500 माइनस 100 माइनस 150 माइनस 120 कितना है? प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है बिफोर टैक्स? कैन वी से दिस माइनस दिस 3 खर्चा इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? बोल सकते हैं ना? इसमें सारा खर्चा माइनस हो गया, इनकम आ गया है। तो कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ? 130। कितना टैक्स रेट दिया हुआ है? 40%। बताओ टैक्स कितना है? इंटू 0.4 52 लिखो। टैक्स हो गया 52। ठीक है, तो व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 130 से 52 माइनस कर दो, कितना आएगा? 78। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हम लोग नॉर्मल चीज है, सारा इनकम ऐड किए, सारा खर्चा माइनस किए। ठीक है, वो क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स क्या? टैक्स रेट आपको दिया हुआ रहेगा 40%। टैक्स आ गया तो माइनस की तो क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे पास नेट प्रॉफिट इतना है 78, बट हाथ में बताओ कैश कितना है? 78 कम या बेसी? हाथ में मैं कैश पूछ रहा हूँ, दिस इज नेट प्रॉफिट। नाउ वांट टू नो माय कैश प्रॉफिट फॉर दिस ईयर। क्या 78 ही है कैश प्रॉफिट भी? कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 याद है? बहुत साल पुराना चीज है वैसे तो। बताओ डेप्रीसिएशन में पैसा जाता है क्या? डेप्रीसिएशन में पैसा जा रहा है मेरे पास से? एक बात बताओ, कैश कितना आया इसमें मेरे पास? 500। इसमें पैसा गया परचेज करने से? गया। सैलरी में पैसा गया? हाँ। टैक्स में पैसा गया? हाँ। बट डेप्री में क्या पैसा जाता है? डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, इससे पैसा नहीं जाता है। तो मेरे पास हाथ में कैश कितना है? 78 तो आया ही है, प्लस 120, तो कितना कैश हो गया मेरे पास? 198 कैश पड़ा है डेफिनेटली आपके पास। कर लो ना, प्लस 500 माइनस 100 माइनस 150 माइनस 52, कितना कैश पड़ा है? 198। बट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट, बिकॉज हम लोग को सारा खर्चा अपना पीएल में डेबिट करना पड़ता है, तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया। बट अगर हाथ में कैश देखा जाए तो कितना कैश होगा? 78 प्लस 120 विच गिव्स यू 198। पहला केस समझ में आया? ठीक है, और करते हैं, लिखो पहला केस में। नीचे लिखिए कैश फ्लो। इनफ्लो लिख देना, ठीक है ना? कैश इन हो रहा है, पैट प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 78 प्लस 120 विच इज 198। ये ठीक है क्या? देखिए तो ये क्लियर है? तो यहां देखिए एक बार, ये जो पैट है इस पे क्या डेप्रीसिएशन माइनस किया हुआ है? ये पैट में क्या डेप्री माइनस किया हुआ है? ये जो पैट आया है, दिखा रहा हूं देखो, ये जो पैट है इस पे क्या डेप्री माइनस किया हुआ है? हाँ, पैट दिस इज आफ्टर डेप्रीसिएशन, तो हम लोग क्या ऐड बैक कर दिए? डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर दिए।
तो यहाँ ब्रैकेट लिख सकते हो, दिस इज पैट आफ्टर डेप्रिसिएशन, लिख लो एक बार ब्रैकेट्स में, दिस इज पैट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट वन क्लियर है। कॉन्सेप्ट वन में क्या बताया जा रहा है केस वन में, कि अगर आपका पैट में डेप्री माइनस किया हुआ है उसको ऐड बैक कर दो कैश फ्लो लाने के लिए। क्या होगा, दोनों केस दिया हुआ रह सकता है एग्जाम में, आपको ना 5 साल का कैश फ्लोज दिया हुआ रहेगा, आपको अभी क्या करना है, इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो प्रोजेक्ट ए इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, प्रोजेक्ट बी इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, तो किस में लगाए पैसा, जहां पर ज्यादा कैश फ्लोज है। तो आपको दोनों प्रोजेक्ट का 5-5 साल कैश फ्लोज दे देगा। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ सेकंड कॉन्सेप्ट सीख के डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोजेक्ट का कैश फ्लोज दिया हुआ है, तो दोनों केस पॉसिबल है। आपको जो कैश फ्लोज निकालना है, हाथ में कैश कितना आया, तो ये केस भी रह सकता है, ये केस भी रह सकता है। दोनों में से हमको निकालना क्या है, हर साल कैश कितना आ रहा है। अगर इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है तो डेप्रिसिएशन क्या कर दो, ऐड। ठीक है, 78 तो मेरा एक्चुअल में कैश हाथ में नहीं है, इससे ज्यादा कैश है मेरे पास, कितना है 78 प्लस 120। क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट 2 में आते हैं। हाँ तो लिखा बना हुआ तो है। अब यहाँ देखिए, हमने डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट नहीं करता, मेरा जो कंपनी है वो क्या फॉलो करता है, हमको सिर्फ कैश निकालना है, तो वो पीएल डेप्री डेबिट नहीं करता है। अभी बताओ कितना प्रॉफिट है मेरा, हाँ बताओ, 500 माइनस 100 माइनस 150 कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 250। 250 में टैक्स रेट कितना है 40%, कितना है, तो टैक्स कितना आया 100 आया, टैक्स कितना है 100, तो कितना आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150। ये क्लियर है, क्लियर है ना, यहां तक एकदम क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। तो हाथ में कैश कितना है 150 तो है ही, बट आपने क्या ये पैट में डेप्री माइनस किया हुआ है, नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, खर्चा, आप जब भी खर्चा डेबिट करते हो ना, तो आपका पता है क्या सेविंग्स होता है, उस पर टैक्स का सेविंग्स होता है। कैसे, यहाँ देखो, पहले ये केस देखते हैं। यहाँ पर मैंने कितना खर्चा डेबिट किया, आप लोग को पता है इनकम टैक्स तो पढ़ चुके हैं हम लोग। जितना भी खर्चा बढ़ते जाता है आपका प्रॉफिट क्या होता रहता है, कम होता रहता है, टैक्स क्या हो जाएगा आपका। तो एक्सपेंस हमेशा आपको क्या देता है, टैक्स पे सेविंग्स देता है। जब भी आप कोई एक्सपेंस प्रोवाइड करोगे पीएल डेबिट में, जब भी कोई एक्सपेंस प्रोवाइड, चलो यहाँ खर्चा है ही नहीं, आपका इनकम कितना हो गया 500, आप टैक्स पे दोगे 500 पे, आपका मैंने 2 खर्चा लिखा, प्रॉफिट कितना हो गया आपका अब 250, टैक्स पे दे रहे हो 250। तो ये 250 को डेबिट करने से मेरा साथ में हमको क्या मिल रहा है, 250 पे टैक्स सेविंग्स भी तो मिल रहा है। अभी आप टैक्स पे दे रहे थे 500 पे, आप कितना पे टैक्स दोगे आप 250 पे, तो 250 का टैक्स सेविंग्स भी तो हुआ आपका। तो वही चीज है, अगर आप डेप्री माइनस कर रहे हो तो पूरा डेप्री ऐड कर दो, अगर आप डेप्री माइनस नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या ऐड करो, उस खर्चे पे कितना आपका टैक्स सेविंग्स होता अगर आप उसको प्रोवाइड कर देते। यही 2 कॉन्सेप्ट। अगर आपको जो कैश फ्लोज दिया हुआ है उसका पीएल में डेप्री माइनस किया हुआ है तो डेप्री ऐड बैक कर दो, अगर डेप्री माइनस नहीं किया हुआ है तो उस पर टैक्स सेविंग्स ऐड कर दो। क्योंकि आप अगर डेप्री प्रोवाइड करते हैं तो 120 का खर्चा प्रोवाइड हो जाता, 120 का खर्चा प्रोवाइड करने से आपका 40% का टैक्स सेविंग्स मिल जाता, क्योंकि 120 से आपका प्रॉफिट क्या हो जाता कम, तो आपको उतना टैक्स कम देना पड़ता, उतना से तो कम देना पड़ता माने सेविंग्स हो जा रहा है, तो उतना कैश फ्लो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो कैश फ्लो इक्वल टू, यहां पर लिखिए सेकंड केस में, कैश फ्लो इक्वल टू पैट प्लस टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो इक्वल टू पैट प्लस टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। कितना पैट मेरा 150, डेप्री कितना था 120 का 40%, which gives you 198। देखिए तो क्लियर है क्या, कॉपी करो पहले तो 2 केस समझ में आया आप लोग को। पहला केस में क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, तुम लोग क्या किए
डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर दिए। यहाँ पर क्या है, डेप्री माइनस नहीं किया हुआ है, इस पे टैक्स सेविंग्स ऐड कर दिए। ये हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नहीं करते हैं इसके ऊपर ही, तो ट्राई कीजिए खुद से। लिखिए इलस्ट्रेशन। सेल्स 5 lakhs, cash expense 2,80,000, depreciation 70,000, tax rate 40%। इसको दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए और बताइए कैश फ्लो कितना आ रहा है। दोनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा इसको, मेथड 1 एंड मेथड 2। देखिए मैंने कर दिया है। डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग देख लो एक बार पूरा। और डिस्कस करते हैं सेल्स, कैश एक्सपेंस एंड पहला केस में हम डेप्री माइनस करते हैं, तो दो खर्चा था, कैश एक्सपेंस 280 एंड 70 डेप्री। कितना खर्चा हो गया पीएल में डेबिट, 3.5 लाख। 5 लाख का सेल्स, 3.5 लाख का खर्चा, कितना प्रॉफिट हुआ। दिस इज बिफोर टैक्स 1.5 लाख। टैक्स कितना दिया हुआ है 40%, 1.5 लाख का 40% 60,000, पैट 90। क्या ये पैट में डेप्री माइनस किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, डेप्री ऐड बैक कर दो, ठीक है, क्योंकि इतना तो कमाई है और डेप्री में तो पैसा जाता नहीं है, उसको ऐड बैक कर दो, ठीक है। यहां पर
डेप्री माइनस नहीं करना है हम लोग को, दिस इज प्रॉफिट विदाउट डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। तो कितना खर्चा, इनकम था 5 लाख, खर्चा कितना हुआ 2,80,000, 2,20,000, टैक्स इस पे दिए 40%, ठीक है। अगर खर्चा डेप्री दे देते उसमें भी टैक्स सेविंग होता मेरे को, वो अलग से दिखा दिए हम लोग। टैक्स कुछ भी सेव होता है, हम लोग आगे से आगे सीखेंगे, कुछ भी सेव होता है दैट इज कंसिडर्ड एज एन इनफ्लो। इफ यू सेव समथिंग दैट इज ट्रीटेड एज इनफ्लो, सेव करने से माने आपका इनफ्लो हो गया, एफएम में माना जाता है, ठीक है ना, वो आगे जाके सीखेंगे आप लोग। तो इतना तो पैसा आया ही, और कितना नहीं गया, 70 का 40% बच गया, बिकॉज अगर ये खर्चा दिखाते तो इसमें टैक्स सेविंग्स हो जाता, ठीक है। 70 का 40%, 1,60,000। सम विल क्लियरली स्पेसिफाई यू, आपका डेप्री माइनस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, किया हुआ है तो स्ट्रेट एड बैक कर दो, नहीं किया हुआ है तो टैक्स सेविंग्स ऐड कर दो, और आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ रहेगा। क्लियर। ये बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम लोग, आपको 4-5 साल का कैश फ्लोज दिया हुआ रहेगा, विद डेप्रिसिएशन विदाउट डेप्रिसिएशन, तो हमलोग को देखना पड़े कौन सा है, ठीक है। ये थोड़ा इजी चीज था, दो ही कॉन्सेप्ट है, चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग चालू कर सकते हैं फिर, अभी चैप्टर चालू नहीं हुआ हम लोग का, ये चैप्टर के पहले का इंट्रोडक्शन है, तो दो कॉन्सेप्ट सीखना, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए सेकेंड कॉन्सेप्ट करते हैं, लिखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकेंड कॉन्सेप्ट, पहले लिखिए फिर हम लोग समझेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहला लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, दूसरा इज इन्फ्लेशन रेट, तीसरा इज रिस्क और अनसर्टेनिटी, फोर्थ इज liquidity preference, fifth is exchange risk if foreign currency is involved. These are the 5 factors affecting time value of money: interest rate, inflation rate, risk or uncertainty, liquidity preference, exchange risk. कॉपी कर लिए सब? सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, ये 5 फैक्टर्स है, अभी हम लोग एक बार ले रहे हैं सिर्फ पहला फैक्टर इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं आज तेरे को मैं 5 लाख दे रहा हूं, या फिर 1 साल बाद तू 5,30,000 ले ले, तो तुमको मैं पूछ रहा हूं तुमको क्या चाहिए, आज चाहिए 5 लाख या 1 साल बाद चाहिए 5,30,000? तो ऐसा नहीं है कि भैया आज दे दो 5 लाख, मैंने अभी अपने यहाँ मजाक का मूड में नहीं रहेंगे, बिकॉज क्या बोलेंगे भैया आज ही दे दो 5 लाख, 1 साल बाद आप रहो नहीं रहो, आप दो नहीं दो, आपका मन बदल जाए, बट यहाँ पर अभी डिसीजन लेना चाहते हैं हम लोग जहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आज हम लोग को 5 लाख का बात हो रहा है, 1 साल बाद कितना मिलेगा 5,30,000। आपका पहला दिमाग कहाँ जाएगा कि अगर मैं ये 5 लाख को बैंक में एफडी करा दूं 1 साल के लिए, बैंक आपका सपोज दे रहा है 10%, सपोज कुछ भी दे सकता है, आपका बैंक आपको ऑफर करता है जब भी आप जाते हो 10% इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप आज मैं आपको 5 लाख दे दूं, आप उसको कितना बना दोगे एक साल बाद बैंक में एफडी करा दे तो 5,50,000। तो आप क्या बोलोगे भैया आज दे दो 5 लाख या 1 साल बाद 5,30,000 देना? आपका डिसीजन क्या होगा, भैया आज ही दे दो 5 लाख रुपया, क्योंकि हम इसको 5,50,000 1 साल बाद बना देंगे। यू रिजेक्ट द सेकंड ऑफर 5,30,000 वाला।
अब सेकंड, हम क्या बोला, आई एम जस्ट टेकिंग एक बार पहला फैक्टर इंटरेस्ट रेट। मैं सेकंड ऑप्शन आपको दिया, भैया आज 5 लाख चाहिए कि 1 साल बाद 5,70,000 चाहिए। तो आप सब कैलकुलेट किए कि मेरा तो मैक्सिमम बैंक कितना दे रहा है इंटरेस्ट रेट 10%। आप उसको कितना बना सकते हो, 5,50,000 ही बना सकते हो। और आपको सामने वाला बंदा कितना दे रहा है, 5,70,000। आप क्या बोलोगे उसको, कोई बात नहीं आज मत दे, 1 साल बाद 5,70,000 दे देना। ये हम लोग पता है क्या है, ये हम लोग टाइम वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। क्योंकि आप टाइम, आप देखो 5 लाख और 5,30,000 इज नॉट कंपेरेबल, बिकॉज 5 लाख कहाँ खड़ा हुआ है आज 0th ईयर में, 5,30,000 कहाँ खड़ा हुआ है 1 साल के बाद। या फिर आप 5,30,000 को आज के दाम पे लिए और कंपेयर करो, या 5 लाख को 1 साल के आगे ले जाओ। कितना कर दिया हम लोग 5 लाख को 1 साल बाद, 5,50,000। अब आप कंपेयर कर पा रहे हो 5,50,000 और 5,30,000, कौन सा अच्छा लग रहा है, 5,50,000 विल गो फॉर 5,50,000। सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया, 5 लाख आज, 5,70,000 1 साल बाद, दोनों कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि टाइम वैल्यू है, टाइम का फैक्टर आ जा रहा है। तो 5 लाख को मैंने क्या किया, 1 साल बाद ले गए, या क्या कर सकते थे 5,70,000 को 1 साल आगे ला सकते थे, पीछे ला सकते थे, तभी कंपेयर कर पाओगे। बट हम लोग टाइम वैल्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे लेके नहीं जाते हैं। हम लोग को सब डिसीजन कब लेना है, आज। हम लोग को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है 1 साल बाद इन्वेस्ट करना है क्या, इन्वेस्ट कब करना है, आज। तो सारा डिसीजंस कब लिया जाएगा, आज के दाम पे। तो जो भी आपको कैश फ्लोज आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप आज का इन्वेस्टमेंट को आगे लेके नहीं जाओगे, आप आने वाला इनफ्लोज को आप आज के दाम पे लेके आओगे। बट समझ में आया क्या हो रहा है, 5 लाख को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, अपना इंटरेस्ट रेट डाल के कंपेयर कर रहे हैं आगे ले जाके। बट ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको पीछे लाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं बता दूंगा आप लोग को अभी। ये जो हम लोग 5 लाख से आप लोग कितना चले गए, 5,50,000 कैसे गए, आप लोग इनडायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करके गए हो। 10% जो ऐड किए हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैप्चर कर लेते अपने आप ही। तो मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर समझते हैं। यहाँ पर ये फैक्टर्स है, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, सम में सिर्फ इंटरेस्ट रेट का फैक्टर कंसिडर करेंगे, इसका डिस्कशन बाद में आएगा। ठीक है, आगे लिखिए एक बार एग्जांपल। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना, यहां पर अभी हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट का फैक्टर। बट पांचों टॉपिक्स, पांचों फैक्टर्स कंसीडर करके आई डिटरमाइन माई रिक्वायर्ड रेट। आज हम सपोज, आज हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपया, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, 5 लाख रुपया। अगर हमको वो प्रोजेक्ट से 5,50,000 ही आ रहा है, तुम लॉजिकली बताओ हम जाएगा प्रोजेक्ट में, हम क्यों टेंशन ले, हम 5 लाख कहाँ लगा देगा, सीधा बैंक में डाल दे, कितना बैंक कितना दे देगा मेरे को, 5,50,000 रिस्क फ्री। तुम प्रोजेक्ट का रिस्क क्यों ले, तो मेरा कभी भी रिक्वायर्ड क्या 10% होगा, हम क्या चाहेगा 15%, 16% आए, क्यों, ये सब रीजंस होता है। सेकंड रीजन क्या मैंने लिखाया, इन्फ्लेशन रेट। आज जो हम सामान 5 लाख में खरीद सकते हैं, 1 साल बाद वही सामान 5 लाख में खरीद पाएंगे, क्यों, दाम बढ़ गया है। तो हम क्या लेना चाहेंगे आगे जाके, इन्फ्लेशन का भी कुछ परसेंट मेरा डिमांड करेंगे हम। बैंक तो मेरे को 10%, कोई बैंक भी दे देगा, तो हमको प्रोजेक्ट पे 10% ही दे रहा है, तो फिर क्या फायदा प्रोजेक्ट करके, हम बैंक में डाल के सो जाएंगे आराम से। झमेला क्यों ले प्रोजेक्ट करने का, क्योंकि क्या प्रोजेक्ट में पता आपको, रिस्क है। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, रिस्क, कि पैसा डूब जाए, तो उसका भी हमको कुछ रिक्वायर्ड, मेरा तो ये सब फैक्टर से ना सारा डिटरमाइन होता है रिक्वायर्ड रेट। अभी मैंने क्या बोला, मैंने क्या कंसिडर करना है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट। बट एक लॉजिकली सोचो, आपको बैंक आपको दे रहा 10%,
आपका 1 साल बाद कितना हो जाएगा वैल्यू? 5,50,000। तो आप क्यों प्रोजेक्ट करने जाओगे? क्योंकि इतना सारा फैक्टर्स है। आपके पास से पैसा आज क्या चला गया? 5 लाख चला गया ना। तो इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हम आपको क्या अच्छा लगता है? अपने पास रुपया रखना, बैंक में तो आपका ही रुपया है। आप बैंक में रुपया रख के रखिए, आपके पास लिक्विड क्रंच नहीं आएगा। आप प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिए और आपको पैसा का शॉर्ट हो गया, नुकसान होगा ना। तो सारा नुकसान एडअप होके आप अपना बनाते हो क्या? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आप रिस्क ले रहे हो उसका, आप रिटर्न नहीं मांगोगे। अब अगर मैं बोलूं ये सब मिलके मेरा 18% रिटर्न होता है, कि हम एक्सपेक्ट में 18% आएगा, तो सब मेरा ठीक है। हम पैसा का क्रंच है, हम संभाल लेगा, क्योंकि 18% रिटर्न आ रहा है। रिस्क, हम टेकिंग द रिस्क, आई एम गेटिंग द रिटर्न। फिर क्या है? इन्फ्लेशन, क्योंकि हम 18% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो तब आपका जो रिक्वायर्ड, मैंने जो लिखा है यहाँ पर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये कभी 10% होगा ही नहीं। 10% आपको कौन दे देगा? बैंक। बट मैंने भी सम क्या फ्रेम किया है? जस्ट टेकिंग द इंटरेस्ट, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सम में दे देगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%, 16%, 18%, 14%। बट दे विल टेक ऑल द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। हम अभी क्या ले रहे हैं? सिर्फ इंटरेस्ट रेट का फैक्टर। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे आपको एडअप नहीं करना होगा। सम में बोल देगा योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%, 14%। अब उसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्फ्लेशन ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। बट लॉजिकली समझाने के लिए मैंने बोला सिर्फ इंटरेस्ट रेट का फैक्टर कैसे आ सकता है सम में। आप 5 लाख आज डाले हो, बैंक की कितना देगा 1 साल बाद आपको? 5,50,000। तो आप 10% कभी खुश हो गए ही नहीं। आप रिस्क ले रहे हो, आपका 1 साल बाद दाम सब चीज का बढ़ जाएगा। तो आप सारा फैक्टर कंसिडर करके यू मेक एन रिक्वायर्ड रेट, इतना मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोजेक्ट, विद दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? रिक्वायर्ड रेट 10%। तो 1 साल बाद पहला केस, दोनों केस में कितना बने? 1 साल बाद मेरा 5,50,000 बन जाएगा। तुम किस में जाएंगे? कौन सा प्रोजेक्ट में जाएंगे? केस 1 की केस 2? I'll go for case 2, I'll reject case 1। बट अभी हम लोग दोनों ही केस में, मैंने कहा ले गया था दोनों चीज को 1 साल के बाद। बट हम लोग क्या, मैंने क्या बोला आप लोग को? 1 साल पहले लाना पड़ेगा। 2 साल बाद आ रहा है तो सबको आज के दिन में लाके कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आया? और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। लिखिए फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आप लोग को ये समझने का जरूरत नहीं किसका फॉर्मूला है। ये होता है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट्स में 1 प्लस R टू द पावर N। ठीक है। 1 साल बाद आपको केस 1 करना है। ठीक है, हम लोग अभी पहले कॉपी करो फिर मैं समझाऊंगा। केस 1 में 1 साल बाद कितना मिल रहा है आपको? 5,30,000। ठीक है। प्रिंसिपल आपको निकालना है। आज का दाम कितना होगा? रेट कितना बोला मैंने? 10%। इसको फ्रैक्शन में, पॉइंट डेसिमल में करो 10% को। 10/100 तो कितना होगा? 0.1। कितना साल पहले करना है? 1 साल। सॉल्व करो इसको। और P इक्वल टू 5,30,000 डिवाइड बाई 1.1। ये मैं वापस समझाऊंगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये आ रहा है 481,818। ये आ रहा है 481,818। मैंने बोला था कैलकुलेटर चाहिए मेरे को हर दिन। कैलसी के बिना सिर्फ कॉपी करोगे 2 दिन में भूल जाओगे, याद रखना। ये आप लोग के ऊपर, आप कैलसी लाते हो कि नहीं लाते हो। मेरा किया हुआ सिर्फ कॉपी कभी मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर मैं बोल देता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ खुद से करना और फिर चेक करना, तभी एफएम समझ में आएगा। सेकंड केस में कितना मिल रहा है मेरे को? 5,70,000। P 10%, 1 साल टानना है मेरे को इसको। और P इक्वल टू 5,70,000 बाई 1.1, 518,182 या 1 वट एवर, एक ही बात, एक पैसे फर्क नहीं पड़ता है। कॉपी करो फिर मैं समझा रहा हूं क्या किया मैंने। कॉपी कर लो। अब कंपेयर करो तो
5 लाख, पहला केस में आज के दाम पे कितना है 5 लाख, और 4,80,000, किस में जाओगे आप? 5 लाख ही जाओगे ना। बट कौन सा जा रहे थे हम लोग, याद है हम लोग क्या ये केस में जा रहे थे? हम लोग किस केस में जा रहे थे? देखो क्रॉस केस में किया हुआ है, पहला केस में क्रॉस किया हुआ है, सेकंड केस में टिक किया हुआ है, देख लो। वो हम लोग क्या किए थे, 5 लाख कहाँ ले गए थे? 5,50,000, 5,50,000 एंड 5,30,000 कौन सा अच्छा लग रहा था? 5,50,000। तो यहाँ पर भी कौन सा अच्छा लगेगा? 5 लाख वाला ही। फिर सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखिए, 5,50,000 और 5,70,000 कौन सा अच्छा लग रहा था? 5,70,000, उसको आज के दाम पे लिया है। तो आज का वैल्यू कितना है? एक जगह 5 लाख मिल रहा है आपको, 1,00,000, 5,18,000, किस में जाएंगे आप लोग? 5,18,000। बट ये बात ध्यान रखना, आप लोग को आज 5,18,000 नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा क्या? एक साल बाद 5,70,000 मिलेगा। उसको डिसीजन लेने के लिए उसको आज के दाम पे लाया गया। तो 5 लाख और 5,18,000 कंपेयर किया गया, तो कौन सा अच्छा लगा मेरे को? 5,18,000। तो आई गो फॉर व्हाट प्रोजेक्ट, कि मेरे को अब आज 5 लाख मत दो, एक साल बाद 5,70,000 दे देना। ये कहीं नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में कि आज भी आप 5,18,000 दे दो। आज कोई 5,18,000 मेरे को नहीं दे रहा है, मेरे को एक साल बाद 5,70,000 ही मिलेगा। आई एम गोइंग फॉर व्हाट ऑप्शन, कि आज 5 लाख मत दो, एक साल बाद मेरे को आप 5,70,000 दे दो। ये आंसर हो गया। कैसे डिसीजन लिए? 5,70,000 को आज के दाम पे लाए। आज के दाम पे वो 5,70,000 कितना है आज के दाम पे? 5,18,000। तो हम कंपेयर कर रहे हैं 5 और 5,18,000, कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे को? 5,18,000। तो भैया 5,18,000 में क्या ऑप्शन है कि 5,70,000 एक साल बाद। ये कहीं मत बोलना कि भैया 5,18,000 आज दे दो, नहीं, आज नहीं मिल रहा आपको। आज आपको क्या मिल रहा है? 5 लाख। और एक साल बाद क्या मिल रहा है आपको? 5,70,000। कंपैरिजन करने के लिए 5,70,000 को आज लिया है। तो हमको क्या अच्छा लगा? 5 या 5,18,000? 5,18,000। तो कौन सा ऑप्शन में जाएंगे कि भैया एक साल बाद मेरे को आप 5,70,000 दे दो, आई एम हैप्पी। ये होता है डिसीजन लेने का तरीका। इसको जो हम लोग किए ना, 5,70,000 को जो 5,18,000 पे लाए, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। इसका एक फॉर्मूला है जो सीख जाएंगे हम लोग भी फटाफट। जो 5,70,000 को आपने क्या किया? डिस्काउंट करके आज के, डिस्काउंट माने कुछ कम करना, आपने कमी तो किया है। 5,70,000 कितना में ले आए आप? 5,18,000। आपने क्या किया? वैल्यू को डिस्काउंट, कम कर दिया। तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। वी यूज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन की हम लोग आज, इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होगा तो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। बट जो मैं आज करा रहा हूं उसको घर जाके देखना, नया टॉप चैप्टर, नया सब्जेक्ट आप लोग के लिए। लिखिए, वी हैव, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर n। ये फॉर्मूला हम लोग का मैंने बताया आप लोग को। a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर n। और p क्या होगा बताओ तो? a 1 प्लस आर टू द पावर n। यही तो किए ना हम लोग। अब एक बार कॉपी करो जो मैं लिख रहा हूं, फिर हम लोग समझेंगे। सपोज 1 रुपया एक साल, मैं दिखाता हूं एक सेकेंड। मैंने क्या अभी क्या बताने जा रहा हूं कि अगर 1 रुपया एक साल बाद मिल रहा है तो आज का दाम कितना होगा। 1 रुपया अगर 2 साल बाद मिल रहा है तो आज के दाम पे कितना होगा। 1 साल अगर 3 रुपया बाद मिलेगा, 1 रुपया अगर 3 साल बाद मिलेगा तो आज कितना होगा। हम लोग कुछ सिखाना चाह रहा हूं आप लोग को, ठीक है। फॉर्मूला में देखते हैं एक बार, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा और देखते हैं। तो क्या होगा? 1 रुपया ना 10, सपोज रेट हमेशा 10% ही रहेगा, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा। 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1, ये एक साल जो बाद में मिल रहा है। दूसरा क्या होगा? 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2, जो 2 साल बाद मिल रहा है। 1/1 प्लस 0.1 टू द पावर 3, जो 3 साल बाद मिल रहा है। और देखते हैं कितना आ रहा है। 1 डिवाइड बाय 1.1, 0.909। आइए सेकंड करते हैं। मैं सिखाऊंगा आप लोग को मैं क्या कर रहा हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आएगा 0.826, ये आएगा 0.751। आओ पहले कॉपी करूं, फिर मैं समझाऊंगा मैंने क्या किया। सुनो, पहले तो लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। अगर 1 रुपया 1 साल बाद मिल रहा है तो आज कितना मिलेगा मेरे को? आज का दाम कितना उसका? 0.909। 1 रुपया अगर 2 साल बाद मिल रहा है तो आज का कितना रुपया होगा वो? 0.826। अगर 1 रुपया हमको 3 साल बाद मिल रहा है तो आज का दाम कितना होगा उसका? 0.751। अब कैसे किए हैं देखो, कैलकुलेट निकाल लो। 1 डिवाइड बाई, देखो 1 डिवाइड बाई कितना है? 1 + 0.1 कितना होता है? 1.1। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, 1 साल के लिए ना, एक बार इक्वल टू टी पे कितना है देखो, 0.909 आ गया। जब 2 साल करना होगा एक बार इक्वल टू और टिप दो, कुछ नहीं करना, बस इक्वल टू एक बार और टिप दो, कितना आ गया? 0.826। 3 बार करना है तो एक बार और इक्वल टू टिप दो, कितना आ गया? 0.751। ठीक है, जितना ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट डरने का जरूरत नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन आज का क्लास, तो ये पूरा रिपीट होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ आप लोग को। तभी मैंने बोला कैल्सिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कैल्सिस होगा, सेल से तो भूल जाना आप लोग, कुछ नहीं होगा सेल से तो। 1 डिवाइड बाई कितना साल टानना है? 1 साल। 1 बार इक्वल टू कितना साल टानना है? 2 साल, 2 बार। 3 साल, 3 बार। बार बार सॉल्व नहीं करना, बस एक बार करके 1 डिवाइड बाई 1.1 कितना साल है? 1 साल, एक बार। 2 साल है, एक बार और। 3 साल है, एक बार और। आपका आंसर आता रहेगा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं बेटो। कैलकुलेट लिखो क्वेश्चन, मैं भी लिखता हूं। कैलकुलेट discounting factors calculate discounting factors for 4 years। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, फिर समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4। 12% का बताओ, 15% का बताओ, 20% का बताओ, 25% का बताओ। ऑलवेज कीप 3 डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम, 4 प्लेसेस या 3 प्लेसेस। 3 तो मिनिमम रखना ही आप लोग। बताओ पहला वाला क्या होगा? पहले 1 डिवाइड बाई 1 + 0.12। 12% को फ्रैक्शन में करो, 12/100। डेसिमल में करो 0.12। तो क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई 1 + 0.12 कितना हो गया? 1.12। तो देखो 1 डिवाइड बाई 1.12 पहला आ गया, एक बार और दूसरा आ जाएगा, एक बार और तीसरा आ जाएगा, एक बार और चौथा आ जाएगा। ठीक है, और लिख लेते हैं।
देखिए, कॉपी करो। नेक्स्ट डे प्लीज कैलकुलेटर चाहिए मेरे को सबका, नहीं तो पूरा सिर्फ कॉपी करते रहोगे पूरा क्लास में। ठीक है, तो आपको ये सब याद नहीं करने का, कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, आपको इंटरेस्ट रेट दे देगा, तो जो इंटरेस्ट रेट है वैसे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज का लास्ट एग्जांपल करते हैं, लिखिए। विच ऑप्शन टू सिलेक्ट, क्वेश्चन है विच ऑप्शन टू सिलेक्ट। देखिए पहला ऑप्शन वन, ऑप्शन वन 5 लाख टुडे, 5 लाख आज ले लो। ऑप्शन टू ईयर वन, माने ईयर वन एंड में आप ले लो 2 लाख, ईयर टू में आप ले लो 2.5 लाख, ईयर थ्री में आप ले लो 1.5 लाख, ईयर फोर में आप ले लो 3.5 लाख। मेरा रिक्वायर्ड रेट है 12%, मेरा रिक्वायर्ड रेट है 12%, ओनली 12%। हमको विच ऑप्शन में जाना चाहिए, आज 5 लाख ले लेंगे या ये 4 साल में इतना कैश फ्लोज लेंगे। राइट वाला तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा देख के, इतना सारा रुपया, बट वही बात है, ये कब मिल रहा है मेरे को, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद। देखो तो कितना टोटल मिल रहा है मेरे को, 2 3 4 5 6 9.5 लाख रुपया मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को 9.5 लाख रुपया, बट इन स्पैन ऑफ 4 इयर्स मिल रहा है। तो आप अगर 5 लाख को इन्वेस्ट करते 4 साल में कितना बन जाता, ये नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे हम लोग, चारों साल का कैश फ्लोज को आज के दाम पे लाके ऐड अप करेंगे और किससे कंपेयर करेंगे, 5 लाख से। तो जो अच्छा लगेगा, जो हायर होगा, विल गो फॉर दैट। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 लाख रुपए कब मिल रहा है, 1 साल के बाद क्या लाना पड़ेगा उसको, आज के दाम पे। 2.5 लाख रुपए कब मिल रहा है, 2 साल बाद। 1.5 लाख 3 साल बाद आज, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 साल वाला करेंगे। 3.5 लाख रुपए कब मिल रहा है, 4 साल के बाद, डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 साल वाला करेंगे। एक टेबल है जो मैं सिखा दे रहा हूं आपको अभी, वो टेबल देखो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। व्हाई डू आई से प्रेजेंट वैल्यू, ये जो 2 लाख रुपया मिल रहा है 1 साल बाद, ये कौन सा वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। क्या लाना है मेरे को इसको, आज के दाम पे, वी कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ठीक है, और लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, पीवी बोलते हैं हम लोग, पीवी, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, देखिए ईयर 1 2 3 4 कैश फ्लोज 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख। फिर लिखो DF विच इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। DF इज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ये तो हम लोग अभी निकालना सीखे हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर किसका लेंगे हम लोग, कितना परसेंट का बताओ, 12%। हम लोग को निकालना आता है 1 रुपया वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर, अभी सीखे हैं, बताओ। 1 डिवाइड बाई 1.12 कितना आ रहा, पहला 0.893, दूसरा 0.797, तीसरा 0.712, चौथा 0.636। ये क्लियर है क्या, देखो तो यहां तक, देखो यहां तक, ये क्लियर है। ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये कितना रुपए का पता है, ये अगर 1 रुपया 1 साल बाद मिले तो आज का दाम कितना है, ये क्लियर है क्या। इसका मतलब क्या है,
अगर 1 रुपया 1 साल बाद मिले तो आज का कितना रुपया है? 0.893। ये क्या है? अगर 1 रुपया कितना साल बाद मिले? 2 साल बाद। ये कितना है? 1 रुपया अगर 3 साल बाद मिले, और ये क्या है? 1 रुपया अगर 4 साल के बाद मिले। अगर 1 रुपया का ये है तो 2 लाख का कितना होगा? 2 लाख इंटू दिस। यही टेबल में कैप्चर हो जाता है। हम लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर किसका निकालना है? 1 रुपया का। कितना रहा 1 साल बाद मेरे को? 2 लाख। अगर 1 रुपया का इतना तो कितना होगा? 2 लाख का। दिस इंटू दिस। ये कितना है? 1 रुपया 2 साल के बाद। अगर 2 साल के बाद 1 रुपया इतना बन रहा है तो 2 साल के बाद 2.5 लाख कितना बन जाएगा? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो चारों कैश फ्लोज क्या आ जाएगा? आज के दाम पे आ जाएगा। बिकॉज ये भी चारों क्या है? आज का दाम। तो ये भी क्या है? फ्यूचर डिस्काउंट करके आज के दाम पे लिया जाएगा। ठीक है, अब इंटू करते हैं। देख लो आप लोग, समझ में आ गया कितना कैलकुलेटर इन्वॉल्व है चैप्टर में। इट्स ऑल कॉपी करके कुछ समझ में नहीं याद रखना, कॉपी करते जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं इसको। 2.5 लाख इंटू 0.797, 199,250, 106,800, 222,600, 707,250। कॉपी करो। बताओ 5 लाख आज लेंगे कि ये 4 कैश फ्लो 4 साल में लेंगे? 4 साल में 4 कैश फ्लोज लेंगे। क्यों? बिकॉज वो 4 कैश फ्लो को आज प्रेजेंट वैल्यू में किए तो कितना दाम है उसका? 7 लाख। और कितना आज मिल रहा है मेरे को? 5 लाख। विच वन इज हायर? 7 लाख। विल गो फॉर 7 लाख। बट ये नहीं कि आज 7 लाख दो, आज 5 लाख। आज तो सिर्फ 5 लाख ही मिल रहा है, ये 4 साल में 4 कैश फ्लोज मिल रहा था जिसका आज का दाम कितना है? 7 लाख। तो वी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स 7 लाख। तो हम जाएंगे कौन सा ऑप्शन? सर 4 साल में आप मेरे को ये 4 कैश फ्लोज दे दो। तो अमर्टेशन क्या हुआ? विल गो फॉर ऑप्शन 2, ये 4 साल में 4 दे दो। इस चैप्टर में कभी भी आप आज का दाम को फ्यूचर में लेके नहीं जा पाओगे। फ्यूचर का दाम को आज में लाओगे बाय यूजिंग व्हाट? द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ये 1 रुपए का निकल गया तो आपको तो वैल्यू पता रहेगा, सिर्फ इनटू करना है। क्लियर है? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।